हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए राजनीतिक संस्थानों और राजनेताओं का क्या योगदान था। हम देखेंगे किस प्रकार महात्मा गांधी, राज्य पुरुषोत्तम दास टंडन की क्या भूमिका रही राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में, तथा राष्ट्रभाषा राजभाषा हिंदी के मार्ग में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हिंदी को संवैधानिक स्थिति का महत्व स्पष्ट कराने के लिए क्या क्या परिवर्तन और किन किन गतिविधियों से गुजरना पड़ा। विश्व मंच पर हिंदी में सफल प्रयोग की संभावना को बढ़ाने के लिए किन किन बदलाव के लिए आवश्यकता थी। हिंदी के प्रचार प्रसार में राजनीतिक संस्थानों की भूमिका। अगर हम अखिल भारतीय कांग्रेस और हिंदी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेताओं पर गांधी जी के विचारों का व्यक्तित्व की अमिट छाप थी। इसीलिए कांग्रेस के भाषा नीति गांधी जी की भाषा नीति के पर्याप्त रूप से दिखाई देती थी। गांधी जी का हिंदी प्रेम स्वयं हिंदी सीख लेना और दूसरों को हिंदी पढ़ने का परामर्श देने तक ही सीमित नहीं था। इन्होंने हिंदी प्रेम की सीमा सुदूर दक्षिण के अहिंदी भाषी प्रांतों में भी पहुंचाई। इससे हम पता चलता है कि किस प्रकार गांधी जी का दक्षिण भाषी क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देना तथा हिंदी के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान है। यह कार्य उन्होंने कांग्रेस जैसी संस्था के माध्यम से किया, जिसमें उन्होंने सफलतापूर्व प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी को राजनीतिक भाषा का एक अभिन्न अंग बनाया। कांग्रेस जैसी राजनीतिक संस्था यह निर्णय हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक क्रांतिकारी कदम था। परिणाम स्वरूप कांग्रेस कांग्रेस के अधिवेशनों में, जो किए जानी सभाओं में और तथा कांग्रेस द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पत्रों में या अन्य प्रकार की जानकारी सूचना प्रदान करने वाले या आम जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग आरंभ हो गया, तथा अहिंदी भाषी कार्यकर्ताओं को भी, जो हिंदी नहीं जानते थे, उन्हें भी हिंदी जानने की तथा हिंदी में भाषण देने के लिए धीरे धीरे प्रोत्साहित किया जाने लगा। सन 1936 में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन फैजापुर में हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा सम्मेलन का आयोजित किया गया। इससे हमें पता चलता है कि राष्ट्रभाषा सम्मेलन का आयोजित 1936 में हुआ था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, काका साहिब केलकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि हिंदी सेवाओं में भाग लिया। सम्मेलन के मध्य स्वर सम्मान ने एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि देश के अप्रांतीय देशिक कार्य राजभाषा हिंदी में ही होने उचित और हितकारी होंगे। इससे हमें पता चलता है कि 1936 तक हिंदी इस प्रकार महत्वपूर्ण और एक भाषा अभिव्यक्ति और अपनी बात को आम जनमानस तक पहुंचाने का इतना उपयोगी माध्यम बन चुकी थी कि देश में किए जाने वाले राष्ट्र कार्यों के लिए हिंदी को ही हितकारी भाषा जाना जाने लगा। अप्रांतीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहारिक हमें गौरव के विपरीत राष्ट्र भावना की जागृति और प्रचार के लिए हानिकारक लगा। अंग्रेजी भाषा से कोई गैर ना होने के नहीं था, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को समझने के लिए राजनेताओं ने यही उचित समझा कि हिंदी ही इस समय राष्ट्र भावना के जागरण के लिए और देश के हित में होगी। इसी कारण उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा चुना और उसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया अंग्रेजी के खिलाफ। इस तरह से कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के अधिवेशन में हिंदी के प्रयोग और समर्थक में, जिससे हिंदी का प्रचार प्रसार को मजबूती मिले, इस प्रकार के कदम उठाए जाने लगे। हमने पता है कि किस प्रकार गांधी जी ने एक आंदोलन आरंभ किया था, जिसमें 6 युवा भारत हिंदी भाषी हिंदी भाषी क्षेत्र से ऐसे दक्षिण भाषी क्षेत्र जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती वहां जाएंगे और वहां जाकर उन भाषाओं को सीखेंगे, तथा दक्षिण के कुछ युवा हिंदी भाषा सीखने के लिए वाराणसी या अन्य जो स्थल उनके लिए तैयार किए गए थे वहां आएंगे। वहां पर उन्हें हिंदी भाषा सिखाई जाएगी, ताकि दो भाषाओं के बीच में मेलजोल बढ़ सके और एक भाषा दूसरी भाषा का अतिक्रमण कर रही है, इस प्रकार की भावना उत्पन्न ना हो, या किसी को यह ना लगे कि उनकी भाषा या उनके क्षेत्र के हितों को दबाया जा रहा है। यही कारण था कि अहिंदी भाषी क्षेत्र में सिर्फ हिंदी के ही चलन को नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की भाषा के सीखने के प्रति भी कई कदम
या उसके लिए अब जानकारी के लिए भी गांधी जी द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिंदी प्रांत के मीने अपितु हिंदी भाषा में भी उन्नति की। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति कांग्रेस की भूमिका रेखाचित है कि पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा है कि सन 1901 से लेकर 1910 तक जो राष्ट्रभाषा की प्रगति हुई उसमें अत्यधिक प्रेरणा राष्ट्र राजनीतिक आंदोलनों से मिली। 1910 से 1920 तक का हिंदी का सफर बड़ा ही वेग से हुआ है, जिसका कारण जागरण का फल है, जो 1921 से लेकर 1923-24 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन चला। इससे तो राजभाषा की नींव पाताल तक चली गई और नींव पर अन्य प्रसाद की आदि इमारतें भी खड़ी होने लगी थी। 1924 से लेकर 30 तक राष्ट्रभाषा का प्रसिद्ध वेग देश में हुआ और 1931 से लेकर 34 तक के राष्ट्रीय आंदोलन में एक बार राष्ट्रभाषा की भावना में शक्ति बढ़ दी। इससे पता चलता है कि किस प्रकार 1901 से लेकर 1944 तक हो रहे आंदोलनों में और जागरण जागरूकता फैलाने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे हिंदी के प्रचार ने वेग पकड़ लिया, यानी कि हिंदी का प्रचार जोरों शोरों से होने लगा और आम जनता तक हिंदी भाषा के बारे में तथा हिंदी के प्रयोग के बारे में नई नई अवधारणाएं बनने लगी और उनके ऊपर पूर्ण रूप से कार्य भी होने लगा। 1942 से लेकर 44 तक जो राष्ट्रीय संघर्ष चल रहा था उसे राष्ट्रभाषा का प्रभाव अत्यधिक वेगवान हो गया तथा भारत में कोई भी देश प्रदेश राष्ट्रभाषा से शून्य नहीं रहा। इससे हम पता चलता है कि उस समय के सभी राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होना आरंभ हो गया था, भले ही उस भाषा में उस क्षेत्र या उस राज्य में हिंदी भाषा का प्रयोग होता हो या ना होता हो। राजनीतिक नेता और हिंदी, हम देखते हैं कि किन किन राजनीतिक नेताओं ने हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। केशव चंद्र सेन हिंदी के प्रचार प्रसार और राष्ट्रभाषा को राज्य भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के विचार सर्वप्रथम बंगाल में उठा था और इसे वहाँ के प्रमुख राजनीतिक नेताओं का सहयोग प्राप्त हुआ था। हमने देखा था कि किस प्रकार जब प्रथम न्यूज़पेपर 1900 हिंदी का अखबार 1828 में उद्दंड मार्तंड प्रस्तुत हुआ था, उससे पहले भी 1816 में जो पत्र पत्रिकाएं निकल रहे थे जो कि बंगाल से या अन्य देश के क्षेत्रों से निकल रहे थे, वहां हिंदी का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन उसके पश्चात में द्विभाषी थे जिसमें हमें बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी का मिश्रण देखने के लिए मिलता था। इसी प्रकार हमें पता चलता है कि हिंदी को प्रचार और हिंदी को अपनी भाषा बनाने के लिए जिसे राष्ट्रीय स्तर पर उसका जागरण हो सके, इस प्रकार की स्थितियां 18वीं 1800 या 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही हमें देखने के लिए आरंभ हो जाती हैं। केशव चंद्र सेन पहले ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने राजभाषा हिंदी को महत्व को न केवल समझा बल्कि उसे स्वीकार भी किया। उन्होंने भारत को एक राष्ट्र एकता के सूत्र में बांधने की दृष्टि से सभी को आह्वान किया कि हिंदी का आत्मसात करें, क्योंकि हिंदी हमारे देश की आत्मा है। केशव चंद्र सेन ने हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु हर संभव प्रयास किए। उनका मानना था कि प्रथम प्राथमिक उद्देश्य इसी बात का आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया जाना चाहिए कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा बन सकती है और यह ही भारत को एकता के सूत्र में पिरो सकती है और इसे अखिल भारत इससे ही सभी व्यक्तियों द्वारा अपने अपने केशव चंद्र सेन का यह मानना था कि आखिरी व्यक्ति तक हमारा बात पहुंचनी चाहिए और उस संदेश को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सरलतम मार्ग यही था कि हम हिंदी भाषा का प्रयोग करें। हिंदी के माध्यम से ही हम अपनी बात को या जागरूकता को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि उसकी आत्मा तक तो उसको स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में ही इतनी क्षमता है कि वह सभी व्यक्तियों को एक साथ जोड़ सके, उनके अंदर एकता का भाव उत्पन्न कर सके तथा उसे उच्च स्तर पर लाकर खड़ा कर सके जिस पर हम चाहते हैं और उनके अंदर राष्ट्रीय भाषा की भावना की भी उत्पत्ति कर सके। राष्ट्र के सबचंद सेन के अलावा अन्य बंगाल के राष्ट्रीय नेताओं ने भी प्रांतीय की भाषा से ऊपर उठकर मुक्त कंठ से हिंदी के समर्थक में सामने आए। इससे हमें पता चलता है कि उस समय किस प्रकार राजनीतिक नेताओं ने अपनी
क्षेत्रीय भाषा या अपनी बोली को छोड़कर उस समय हिंदी को प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया ताकि राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता उत्पन्न की जा सके। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने नागरिक लिपि के समर्थक में कोड कैरेक्टर एंड प्राइम एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने जनगणना के प्रतिवेदन तथा शिक्षा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन से आंकड़े देकर सिद्ध किया कि हिंदी भाषा बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वालों की संख्या उर्दू वाले से कई गुना अधिक है। क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि 1857 के युद्ध के बाद किस प्रकार अंग्रेजों ने उर्दू भाषा या फिर हिंदुस्तानी जिसे विलियम क्राइस्ट ने हिंदुस्तानी का नाम दिया था, उस भाषा का प्रोत्साहन अधिक करने लगे तथा कई जगहों पर यह कानून बना दिया जिस इंसान को फारसी, अंग्रेजी और उर्दू आती होगी उसी को ही अलग अलग कार्यालयों में नौकरी मिलेगी। नौकरी पाने के लिए उर्दू और फारसी का आना अनिवार्य था। यह संभवतः सांप्रदायिक हिंदी और उर्दू भाषी बोलने वालों के बीच में सांप्रदायिकता उत्पन्न करने का उनका एक कारण था। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए मदन मोहन मालवीय ने एक पुस्तक लिखी और उसमें अपने आंकड़े प्रस्तुत किए कि सन 1858 के आरंभ में 17 सदस्यों का एक ग्रुप पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने तैयार किया, जिसमें सर सुंदरलाल जी, राजा मांडा, राजा आवागढ़ जैसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। प्रांतीय गवर्नर के पास जाकर उन्होंने उस पत्र को भेजा। इसे डेपुटेशन के अध्यक्ष अयोध्या नरेश महाराजा प्रताप सिंह नारायण सिंह थे। डेपुटेशन ने हजारों हस्ताक्षरों से युक्त एक समर्पण पत्र भी सरकार की सेवा में पेश किया, पर सरकार ने इस पर तुरंत कोई कार्यवाही नहीं ली। जिस तरह मदन मोहन मालवीय जी भारतीय राज स्वराज के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे, उसी प्रकार उन्होंने हिंदी के प्रति भी अपनी निष्ठा को प्रस्तुत किया। 1886 के कांग्रेस अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय जी ने भाषा से प्रभावित होकर कालकर कालांकर के राजा ने अपने हिंदी दैनिक हिंदुस्तानी का संपादन उन्हें बना दिया। उन्होंने साप्ताहिक अभ्युदय प्रारंभ किया। इस और 1910 में प्रयाग से मर्यादा नामक पत्रिका भी निकाली। सन 1933 से सनातन धर्म नामक हिंदी पत्र भी प्रारंभ किया। इस समय पता चलता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अभ्युदय, मर्यादा, सनातन धर्म जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से भी हिंदी के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हिंदी पत्रिकाओं का इनकी इन्हीं पत्रिकाओं से प्रेरित होकर अनेक हिंदी पत्रिकाओं का जन्म हुआ। उन्होंने हिंदी के प्रचार में अभूतपूर्व योगदान निभाया। उन्होंने शिक्षा संस्थान के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। मदन मोहन मालवीय जी ने अध्यापक, पत्रकार, प्रचारक, सार्वजनिक नेता और साहित्य के आश्रय लेकर हिंदी में को प्रचार प्रसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया तथा हिंदी के प्रचार में असामान्य योगदान दिया। स्वाधीनता भारत की राष्ट्रभाषा के हो सकती है और उसे राष्ट्रभाषा के योग्य बनाने के लिए अपेक्षित है कि इसी उद्देश्य से 10 अक्टूबर 1910 को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी और महामंत्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी को चुना गया। इस अधिवेशन का उल्लेख उल्लेखनीय प्रस्ताव यह था कि अदालतों में नागरी लिपि का प्रचार आरंभ हो तथा हिंदी साहित्य का सर्वांगीण उन्नति के लिए एक कोष बनाया गया। इस कोष में हिंदी पैसा फंड समिति की स्थापना हुई। इसी समय 8 अप्रैल 18 अप्रैल 1900 को संयुक्त प्रांत के गवर्नर ने यह आदेश जारी कर दिया कि कोई भी व्यक्ति दीवानी और फौजदारी अदालतों में आवेदन पत्र या शिकायत नागरी अक्षरों में लिखकर नहीं देगा और ना ही वो स्वीकार्य होगा। इस प्रकार नागरी आंदोलन आंशिक रूप से ही सफल हुआ, पर वह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया। भारतीयों के मन में व्यापक विद्रोह की भाव पैदा की और धीरे धीरे सारे देश में राष्ट्र चेतना की एक लहर फैल गई। इस राष्ट्र चेतना का परिणाम 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में देखने के लिए मिलता है, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार हिंदी के प्रचार प्रसार तथा हिंदी के प्रयोग में या नागरिक लिपि के प्रयोग में हमें एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार व्यक्तियों ने एक स्तर पर आकर हिंदी का प्रचार प्रसार किया तथा हिंदी भाषा को ही अदालतों की नागरिक लिपि
में प्रयोग करने के लिए एक ऐसा पत्र तैयार किया जिसमें सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर करे गए तथा अलग अलग समितियों द्वारा सभाएं की गई और उनके बारे में जानकारी जागरूकता फैलाई गई। इस राष्ट्रीय चेतना के फलस्वरूप लोग भाषा के से जुड़े सवालों को भी राष्ट्रीय दृष्टि से देखने लगे। भाषा का एक प्रश्न राष्ट्रीय आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। इस राष्ट्रीय आकांक्षा ने प्रचंड रूप से ही सही देश के बुद्धिजीवियों को और लेखकों, राजनीतिकर्ता, कर्णधारों के मन में यह समस्त देश के लिए एक सार्वदेशिक भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। इससे हमें पता चलता है कि इतने बड़े देश को जोड़ने के लिए तथा एक राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए किसी एक भाषा का होना अनिवार्य है जो सभी के अंदर एकता और एकजुटता की भावना को उत्पन्न करे तथा जिस भाषा में किए गए प्रचार प्रसार या फैला जागरूकता अधिक से अधिक लोगों तो पहुंच सके। यह बात लेखक और राजनीतिकर्ता पूर्ण रूप से समझ सके थे। इसीलिए उन्होंने सार्वदेशिक भाषा के रूप में हिंदी को पहले ही विद्यमान कर दिया था। हमने देखा था किस प्रकार अ, हिंदी के प्रचार प्रसार में पत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित द्विवेदी जी और अन्य बालकृष्ण भट्ट जैसे लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है तथा उन्होंने किस प्रकार हिंदी में आने रही त्रुटियों या हिंदी भाषा राष्ट्रीय स्तर की भाषा बनने के लिए उस समय जो भी कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। किस प्रकार उन्होंने हिंदी में ज्ञानोत्तम साहित्य का आरंभ किया, हिंदी की वर्णात्मकता पर कार्य किया तथा हिंदी के लिए कोश का निर्माण किया ताकि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सके जो उचित हो और आम जनमानस के लिए स्वीकार करने या समझने आसान हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वह बात पहुंच सके। इन्हीं इन्हीं के साथ साथ राजनीतिक नेताओं ने भी बड़े हिंदी को अन्य स्तर पर ले जाने का कार्य किया। आरंभ से ही सामाजिक सुधार आंदोलन चल चलाने वाले नेता विशेषकर हिंदी भाषी नेताओं ने भी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और आह्वान किया कि बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र सेन ने हिंदी को सारे देश में राष्ट्रभाषा मानने के विचार सामने रखा। 1873 में उन्होंने अपनी भाषा बंगला पत्र सुलभ समाचार में भारतीय एकता के लिए हिंदी को भारत की एकमात्र भाषा बताया अर्थात राष्ट्रभाषा मानने की अपील की। इसे हम पता चलता है सुलभ समाचार के माध्यम से केशव चंद्र सेन ने जागरूकता फैलाने तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक आह्वान किया। कुछ ही समय बाद बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी अपना मत प्रकट किया और उन्होंने कहा हिंदी एक दिन भारत की राष्ट्रभाषा होकर रहेगी। भाषा की सहायता से ही भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो एक बनते स्थापित हुआ, जो एकता बनी, जो एक साथ जुड़ने की भावना उत्पन्न हुई, वह और किसी भाषा से नहीं हो सकती थी। वहीं भारतीय बंधु कहने कहलाने योग्य है। गांधी जी ने 18 अगस्त 1906 को इंडियन ओपिनियन नामक अपनी पत्रिका में इंडियन वर्ल्ड नामक पत्रिका के संपादक के हवाले से लिखते हुए लिखा कि जब तक भारत के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोग या भारतीय में से ज्यादातर लोग एक ही भाषा नहीं बोलने लगते तब तक वास्तविक रूप से भारत एक राष्ट्रीय भाषा राष्ट्र नहीं बन सकेगा। विभिन्न प्रदेशों में अंग्रेजी बोलने वाले लोग काफी मिल जाएंगे किंतु उनकी संख्या बहुत थोड़ी है और हमेशा थोड़ी ही रहेगी। इसलिए यह स्वाभाविक है कि अंग्रेजी के जरिए भारतीय एक राष्ट्र बन जाए। अतः ऐसा संभव हो ही नहीं सकता क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या जितनी कम है वह हमेशा ही उतनी रहेगी या वह उस राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की भावनाओं के साथ नहीं जुड़ सकती जिस स्तर पर हिंदी भाषा जुड़ सकती है। अतः भारतीय को भाषा के रूप में अगर पसंद करना ही है तो हिंदी भाषा को करें क्योंकि यह भाषा उत्तर भारत में सब लोग बोलते हैं क्योंकि फकीर सन्यासी भी इस भाषा को बोलते हैं। इसलिए इसका प्रचार सब जगह होता है। अनेक अंग्रेजी भी इसे सीखते हैं ताकि वे अपने कार्य को कर सके और यह जान सके कि उस समय समाज में किस प्रकार की गतिविधियां हो रही है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी 1908 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि हम प्रत्येक भारतीय नौसैनिक अधिकारी को सिद्धांत को स्वीकार कर ले तो हम राष्ट्रभाषा के रूप में उस भाषा को स्वीकार करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है। जो स्वीकार करने की सिफारिश महात्मा गांधी जी हम लोगों से कर रहे हैं। इसी विचार
से हमें एक भाषा की आवश्यकता है और वह हिंदी है। दक्षिण गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जब अपना सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे, तो दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई में भारतीय भाषा, विशेषकर हिंदी के महत्व को समझ लिया था। उन्होंने स्वराज 1909 में हिंद स्वराज से में स्पष्ट किया था कि सारे हिंदुस्तान के लिए तो हिंदी ही होनी चाहिए और उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट रहनी चाहिए। जिस व्यक्ति को जो भाषा समझ में आ रही है, वह उसमें अपनी बात अभिव्यक्त कर सकता है, लेकिन राष्ट्र में एकजुटता और राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने के लिए हिंदी को ही माध्यम बनाया जा सकता था। उन्होंने यह भी लिखा कि हर एक पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को अपनी भाषा हिंदी को, संस्कृत का, मु- मुसलमानों को अरबी का, फारसी को पर्शियन का और सबको हिंदी का ज्ञान होना अनिवार्य है। के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी भाषा चुनने का पूर्ण अधिकार था, किंतु अगर जब हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, तो वहां के लिए हिंदी से श्रेष्ठ कोई और भाषा नहीं हो सकती थी। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान लौटे। उन्होंने फरवरी 1915 में पुणे में उनका स्वागत किया गया, जिसके भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि अफ्रीका के भारतीय भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों के मूल निवासी होते हुए भी आपस में हिंदी के माध्यम से ही बातचीत करते हैं। गांधी जी यह पक्का विश्वास था कि बिना अंग्रेजी के मोह को छोड़े हुए हिंदी भाषा या राष्ट्रीय भाषा, विशेषकर हिंदी का सहारा लिए बिना स्वाधीनता नहीं होगी। इसलिए वो सार्वजनिक अवसरों पर हिंदी अंग्रेजी के स्थान पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग अवश्य समझते थे। उनकी दृष्टि से राजनीतिक स्वाधीनता की तरह ही यह भी अनिवार्य है कि अंग्रेजी के स्थान पर अन्य भाषाओं का प्रयोग किया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना फैलाने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। इसकी पुष्टि उन्होंने 1815 की एक घटना में की, जब उन्होंने 1815 में गांधी जी ने सूरत जिले के संग्रामपुर में जैन विद्यार्थियों द्वारा स्थापित किया गया एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से यह कहा कि वे अंग्रेजी लेख पढ़े और भाषण करने पर गांधी जी ने कहा, जो युवा यह कहते हैं कि हम अपने विचार मातृभाषा द्वारा प्रकट नहीं कर सकते, मैं उन्हें यह निवेदन करता हूँ कि आप मातृभाषा के लिए भार रूप है। मातृभाषा की आपूर्ति दर दूर करने के स्थान पर आप उसका अनादर कर रहे हैं। आप हाथ ही धो कर बैठ गए हैं कि किसी सच्चे सपूत को सौभाग्यदायी होना चाहिए। उनका आशय यह था, अगर आपको यह लगता है कि हिंदी भाषा में कोई कमी है तथा उसके माध्यम से इस प्रकार विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती जिस प्रकार अंग्रेजी के भाषा के प्रयोग से हो सकती है, तो आपको उस भाषा को सुधार करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए, ना कि उस भाषा के प्रयोग पर भी रोक देना चाहिए। छात्रों को उन्होंने यह प्रतिज्ञा दिलवाई कि वह अंग्रेजी में ना बोलकर हिंदी में बोलेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1916 को सरस्वती में इसका विवरण प्रस्तुत कर इसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया तथा सन 1916 के फरवरी माह में मालवीय जी के निमंत्रण पर गांधी जी ने नगरनी प्रचारणी सभा और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 व्याख्यान दिए, जिसमें उन्होंने हिंदी के प्रयोग पर प्रचार पर बल दिया। अपने काशी दिया और इसके साथ साथ 1 जुलाई 1917 को गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम में कोष के लिए मोतिहारी बिहार से एक परिचय पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता देकर व्यापक प्रचार करने तथा बल दिया। 1917 में ही भड़ोच में होने वाले गुजराती शिक्षक परिषद में दूसरे अधिवेशन के सभापति के रूप में गांधी जी ने भाषण स्पष्ट कर अपने मतों की अभिव्यक्ति की कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती और ना ही बननी चाहिए। 1866 में नवीन चंद्र राय ने अर्जुन लाहौर के अधिवेशन में कहा था कि उर्दू कभी भी जन साधारण की भाषा नहीं बन सकती, वह तो हमेशा हिंदी ही रहेगी और हिंदी ही उसके लिए सब योग्य है। गांधी जी ने अपने भाषणों में हमेशा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को ही अपनाने का तथा अंग्रेजी के प्रति मोह त्यागने पर बल दिया था। यह इस कारण भी था क्योंकि उस समय हो रही गतिविधियों तथा अंग्रेज सरकार द्वारा हिंदी के प्रयोग न करने के कारण और उर्दू भाषा को अधिक मान्यता देने के कारण जिस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी तथा रोजगार के लिए भी उन्होंने यह
स्पष्ट कर दिया कि जिस व्यक्ति को अंग्रेजी, फारसी या उर्दू जैसी भाषाएं आती होगी उन्हें ही दिया जाएगा, जिसके कारण अ, अंग्रेजी का सीखने के अलावा जो व्यक्ति कार्यालय में कार्य करना चाहते थे उनके पास और कोई उपाय नहीं रहा। इसके लिए ही नगरों में नागरी लिपि के प्रयोग के लिए इतने आंदोलन प्रारंभ हुए ताकि कोर्ट कचहरी में नागरी लिपि का प्रयोग किया जा सके, क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा था वह आम जनमानस की समझ में ही नहीं आती थी। तो इसलिए ऐसी भाषा को अपनाया गया ताकि जो एक बहुत बड़े भूभाग पर बोली जाती हो, जिसमें राष्ट्रभाषा बनने की क्षमताएं विद्यमान हो, और उस समय पर तथा उस समय के संदर्भ में हिंदी से बेहतर भाषा और कोई नहीं हो सकती थी राष्ट्रभाषा बनने के लिए, जिसमें निरंतर प्रयासों द्वारा उसके मानवीकरण रूप तक पहुंचाया तथा हिंदी को उन सभी कसौटियों पर पूर्ण खड़ा किया गया जिनमें एक राष्ट्रभाषा के गुण होने चाहिए, या ऐसी भाषा जो इतने बड़े देश का या इतने बड़े क्षेत्र का अभिव्यक्ति कर सके, उनमें जो गुण विद्यमान होने चाहिए या जो त्रुटियां थी उन सभी को दूर किया गया। इन सम्मेलनों में अंग्रेजी का ही सब एक भी शब्द सुनाई नहीं पड़े। जैसे अंग्रेजी अपनी मातृभाषा में जवाब अंग्रेजी में ही बोलते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपनी मातृभाषा हिंदी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए तथा उस पर गौरव करना चाहिए कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। सन 1918 में संपन्न हिंदी साहित्य सम्मेलन का इंदौर अधिवेशन दो दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा। प्रथम यह है कि इस अधिवेशन में गांधी जी ने सम्मेलन के मंच पर अपनी हिंदी विषयक अवधारणा सामने रखी और सभा को ने उसे स्वीकार किया। और दूसरा प्रस्ताव यह है कि किस तरह प्रति वर्ष 6 दक्षिण युवाओं को हिंदी सिखाने के लिए बुलाया जाएगा और 6 हिंदी भाषी युवाओं को दक्षिण की भाषा सीखने के लिए वहां भेजा जाएगा, तथा साथ साथ हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए दक्षिण भारत भेजने संबंधित सभी योजनाएं बनाई गई। दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार करने के लिए इंदौर सम्मेलन में 6 सदस्यों की एक समिति बनी, जिसमें गांधी जी और पुरुषोत्तम दास टंडन जी भी सम्मिलित थे। गांधी जी के अनुरोध पर ही उन्होंने अपने वरिष्ठ पुत्र देवदास गांधी को मद्रास भेजा। उन्होंने हिंदी वर्ग की आरंभ किया। इस अवसर के आयोजन पर की अध्यक्षता सीपी रामस्वामी अय्यर द्वारा उद्घाटन की गई और उसका उद्घाटन श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। इन दोनों ने ही दक्षिण में हिंदी प्रचार प्रसार का स्वागत किया और लोगों का आह्वान किया कि वो इस योजना को सफल बनाए। श्रीमती एनी बेसेंट ने तो गांधी जी के विचारों से इतनी अधिक प्रभावित हुई कि उन्होंने दैनिक पत्र न्यू इंडिया में अंग्रेजी अनुवादन के साथ साथ हिंदी के लेख लिखना भी आरंभ कर दिया। पीके केशव नारायण के अनुसार वे हिंदी का राष्ट्रभाषा होना अत्यंत आवश्यक है और अंग्रेजी का इस देश की राष्ट्रभाषा बन जाना देश के लिए खतरनाक समझते थे। उनका कहना था कि जिस दिन अंग्रेजी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा बन जाएगी उस दिन समझ लेना कि हमारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। हिंदी प्रचार प्रसार आह्वान कारगर सिद्ध हुआ और दक्षिण के 5 युवा हिंदी सीखने के लिए आए। मद्रास में देवदास के हिंदी वर्ग के प्रति भी लोगों ने गहरी रुचि दिखाई। सर्वश्री सदाशिव अय्यर, वैकंठराम शास्त्री के भाषवन अय्यर, एन सुरेश अय्यर, श्रीमती अंबू जमाना, श्रीमती दुर्गाबाई, श्रीमती इंदिरा रामोदरी, श्रीमती रुक्मणी लक्ष्मीपति जैसे लोगों ने हिंदी सीखने आरंभ कर दिया। मद्रास में इन हिंदी शिक्षकों का समर्थन न करके केवल एनी बेसेंट के न्यू इंडियन में ही, बल्कि प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक हिंदू और तमिल दैनिक आनंद विकटन में भी किया गया। इस प्रचार कार्य के लिए अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं ने आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध करवाई। सन 1820 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया और देश के 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य सर्वदेशी हिंदी मुस्लिम एकता और हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा मानने हिंदी को हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा मानने में हिंदी प्रचार को भी शामिल किया। 1921 में असहयोग आंदोलन के सफलतापूर्ण प्रयास प्राय प्रत्येक प्रांत में राष्ट्रीय विद्यापीठ, राष्ट्रीय कॉलेज, स्कूल खोले और हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी की अधिक प्रमुखता मिली। रामधारी सिंह दिनकर ने के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में
यह नया आंदोलन था और हिंदी का पथ आप अपने आप प्रबल हो गया। अतः जब हम होम रूल लीग के नेताओं को ने गांधी जी से लीग के नेतृत्व का अनुरोध किया, उस समय लीग का नेतृत्व संभालने की बात कही और साथ साथ यह भी कहा कि अपने पत्र में एक शर्त यह भी रखी कि हिंदी और उर्दू के मिश्रण से निकली हुई भाषा हिंदुस्तानी को भी पारस्परिक संपर्क के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में निकट भविष्य में स्वीकार किया जाना चाहिए। गांधी जी पूर्ण रूप से इसके समर्थन में नहीं थे, क्योंकि गांधी जी के लिए राष्ट्र भाषा के रूप में केवल हिंदी ही थी। किंतु मुस्लिम लीग के उस समय कांग्रेस से जोड़े रखने के लिए तथा हिंदू मुस्लिम में उत्पन्न हो रहे सांप्रदायिक भावनाओं को रोकने के लिए उन्हें ना चाहते हुए भी इस भाषा को स्वीकार करना इस अ, अ, हिंदुस्तानी भाषा के प्रयोग को स्वीकार करना पड़ा कि हिंदी के साथ साथ हम हिंदुस्तानी भाषा या उर्दू मिश्रित हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अंग्रेज को समर साम्राज्य संपर्क राजनीतिक संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापक के रूप में माना जा सकता है तथा हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। बेलगाम के 29वीं राष्ट्रीय महासभा के जो कि 1924 के सभा में हुआ था, वहां भाषण में गांधी जी ने एक खास के अंदर हर प्रांत की अदालतों और धारा सभाओं का कामकाज उसी प्रांत की भाषा के जरिए करने का सुझाव दिया। अपील में अखिल अदालत की जवान के रूप में उन्होंने हिंदुस्तानी को ही रखने का सुझाव दिया, भले ही वे उसकी लिपि देवनागरी हो या फारसी। इस प्रकार मध्यवर्ती सरकार और बड़ी धारा सभाओं की भाषा के रूप में भी उन्होंने हिंदुस्तानी को ही स्वीकार किया। केवल अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवहार के लिए उन्होंने अंग्रेजी की सिफारिश की, ताकि वह उन सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ जुड़ी रहे। और इस प्रकार वह एकदम से अंग्रेजी का त्याग कर हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों के साथ नहीं जोड़ सकते थे। राष्ट्रीय भाषा हिंदी को आंदोलन में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1925 में हुआ था, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि कांग्रेस की महासमिति और कार्यकारिणी समिति का कामकाज आमतौर पर हिंदुस्तानी में ही चलाया जाएगा। जो वक्ता हिंदुस्तानी में नहीं बोल सकता, उसके लिए जब जब जरूरी हो तब तभी अंग्रेजी का या किसी प्रांतीय भाषा का इस्तेमाल किया जाए। गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजागरण में इस प्रस्ताव को पक्ष में टिप्पणियां लिखी। छतरपुर जिले के गजाम की एक सभा में अंग्रेजी में बोलने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा, इससे तो मैं अपनी मातृभाषा की दूसरी भाषाओं से द्वेष और अंग्रेजी से अनुचित प्रेम का चिन्ह मानता हूँ, इसलिए मैं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग करने या समर्थन से अच्छा है मैं अन्य किसी क्षेत्र की भाषा का प्रयोग करूं। इसलिए मैं हिंदुस्तानी के शिक्षकों से कहता हूँ कि वे हिंदी को अपनी भाषा बना ले। इससे काफी पहले 1918 में भी कचहरी कराची में युद्ध परिषद की बैठक में, जिसमें व्यवसाय की स्थिति उपस्थिति थी, वे गांधी जी ने हिंदी और हिंदुस्तानी में बोलने की छूट मांगी, जिसे वायसरॉय ने तुरंत सुनकर मंजूरी दे दी थी। 1931 के कराची के व्यापार उद्योग मंडल संघ के वार्षिक उत्साह में भी गांधी जी ने हिंदी को ही अपनी भाषा या भाषण देने के लिए हिंदी को ही माध्यम बनाया। इस समय पता चलता है कि गांधी जी आम जनमानस तक जागरूकता फैलाने के साथ साथ किस प्रकार धीरे धीरे समस्त समितियों और संघ के कार्यों के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी को प्रोत्साहन दे रहे थे। वह चाहते थे किस प्रकार हिंदी भाषा सिर्फ जागरूकता फैलाने या फिर तक ही सीमित ना रहे, वह राष्ट्र को एक स्तर पर जोड़ने के साथ साथ उस समय चल रही सभी गतिविधियों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति हिंदी भाषा के साथ जुड़ सके और हिंदी भाषा को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जा सके, तथा कि जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा है उसी प्रकार हिंदी भाषा को सभी कार्यों के लिए सरल रूप से प्रयोग में लाया जा सके। इसका उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार गांधी जी ने भाषणों में सभाओं द्वारा जारी किए जाने वाले पत्र पत्रिकाओं में तथा सभा के में भी
हिंदी भाषा के प्रयोग का ही अनुरोध किया तथा जो लोग हिंदी पूर्ण रूप से नहीं बोल पाते थे उनसे यह आग्रह किया कि वे हिंदी अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ करें। लेकिन स्वराज करोड़ों भूखे मरने वाले, करोड़ों निरक्षर बहनों और भाइयों और दलितों के का हो, और इन सब के लिए होने वाला स्वराज का है, तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है, क्योंकि स्वराज केवल अंग्रेजी भाषा से नहीं बनेगा। उसके लिए आम जनमानस तथा भारत के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ना अनिवार्य है, जिसका माध्यम हिंदी ही है। हिंदी सम्मेलन साहित्य सम्मेलन के 24वें अधिवेशन में गांधी जी ने हिंदी हिंदुस्तानी विषय मत को एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कर लिया। गांधी जी अपनी भाषा को पुनः दोहराया कि हिंदी उस भाषा का नाम है जिसे हिंदू और मुस्लिम कुदरती तौर पर बगैर प्रयत्न के बोलते हैं। हिंदुस्तानी और उर्दू में कोई फर्क नहीं है। देवनागरी में लिखे जाने पर हिंदी और अरबी में लिखे जाने पर वह उर्दू कहलाती है। जो लेखक या व्याख्यादाता चुन चुनकर संस्कृत या अरबी अरबी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह देश के अहित कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रभाषा में वो सब प्रकार के शब्द आने चाहिए जो जनता के लिए प्रचलित हो, ना कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अन्य प्रांत में हिंदी के विरुद्ध बनने वाली अवधारणाओं को कैसे रोका गया? जब जिस प्रकार हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इतने बड़े आंदोलन चल रहे थे, उसी बीच बांग्ला, असम, उड़ीसा में भी हिंदी प्रचार का काम थोड़ा थोड़ा आरंभ हो गया था। गांधी जी ने अपनी अध्यक्षता में भाषण सम्मेलनों में इन प्रांतों में भी हिंदी प्रचार के ऊपर ध्यान देने को कहा। इसी बीच मद्रास में जहां तहां यह धारणा फैलने लगी कि हिंदी के प्रचार से प्रांतीय भाषाओं के विकास पर बाधा आएगी, गांधी जी ने इस भ्रम को दूर करते हुए कहा कि मैं हमेशा यह मानता रहा हूं कि हम किसी भी हालत में प्रांतीय भाषाओं को मिटने नहीं देना चाहिए। हिंदी के साथ साथ प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। हमारा मतलब तो सिर्फ यह है कि विभिन्न प्रांतों में पारस्परिक संबंध बनाने के लिए एक भाषा होनी चाहिए, ताकि सभी प्रांतों को एक दूसरे के साथ एकजुटता तथा एकता स्थापित की जा सके तथा उनको एक साथ जोड़ा जा सके। इसलिए हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा होना अनिवार्य है। इसके इससे किसी क्षेत्रीय भाषा का कोई हनन नहीं होगा, ना ही उनके अ, लुप्त होने या उनके विकास में कोई कमी आएगी। याकूब हुसैन मौलवी, अबुल हक और अकील साहब जैसे मुस्लिम नेताओं ने भी गांधी जी की भारत संबंधी नीतियों का विरोध किया। यद्यपि गांधी जी ने उनकी तथा अन्य उर्दू प्रेमी बुद्धिजीवियों का निराधार आशंकाओं को दूर करने का बहुत प्रयत्न किया, पर वे राष्ट्रभाषा के लिए हिंदी शब्द के प्रयोग से को हिंदुस्तानी के साथ भी स्वीकृत करने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ हिंदी साहित्य सम्मेलनों में गांधी जी के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया गया। इस पर गांधी जी ने 1938 में हरिजन सेवक में स्पष्ट किया कि वे बड़े दुख की बात है कि सम्मेलनों में हिंदी की यह व्याख्या करने के लिए वह भाषा जो उत्तर भारत के हिंदू मुस्लिम द्वारा बोली जाती है और उर्दू या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो एक बड़ा कदम है, मुसलमान ने फक्र और खुशी के साथ उसका दाद नहीं दी है। गांधी जी ने उर्दू भाषा को इसीलिए स्वीकार किया था ताकि वह हिंदू और मुस्लिम को एक स्तर पर ला सके, किंतु इतने प्रयत्न के बाद भी जब उन्हें देखने के लिए मिला कि इसका विरोध हो रहा है, तब उन्होंने इस प्रकार हरिजन सेवक में अपना मत प्रकट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर कार्ड।